अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मेरे कप्तान जेल में लेकिन कप्तान के खिलाड़ी फुल मजों में। सोशल मीडिया पर गूंजने वाला ये जुमला इस वक्त नई बहस का मरकज बन गया है, जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की तनख्वाहों, मरात और इस्तेहकाक से मुतालिक एक मुतनाज़ कानून मंजूर किया गया। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में अवाम महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों और मुआशी मुश्किलात की वजह से बेहद परेशान है। सूबाई असम्बली के अरकान के लिए मरात में इजाफे ने सियासी माहौल को मजीद गरमा दिया है। मंजूर किए गए कानून के तहत अरकान असम्बली और उनके शरीक हयात के लिए ताहयात सरकारी ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश। मुल्क भर में टोल टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना चाहिए। सर्किट हाउसेज में, रेस्ट हाउसेज में मुफ्त कयाम चाहिए। गैर ममनुआ बोर के 8 असलहा लाइसेंस चाहिए। उनकी जान को खतरा होने की सूरत में उनको एक कैटेगरी सिक्योरिटी और स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी पर पाबंदी जैसी तमाम शिकें शामिल हैं। हुकूमत का ये कहना है कि ये नई मरात नहीं है, बल्कि 1988 के कानून को वाज़ेह और मुनज़्ज़म कर रहे हैं हम। ताहम अपोजिशन, सियासी मुबस्सरीन और सोशल मीडिया सारफीन इसे अवामी एहसासात के बरक फैसला करार दे रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुआशी मुश्किलात के इस दौर में अवामी नुमाइंदों के लिए ऐसी मरात, ऐसे मज़े अवामी तवक्कुआत से कुछ मुनासिबत और मुताबिकत रखते हैं, या फिर वाकई मेरे कप्तान जेल में लेकिन कप्तान के खिलाड़ी मज़ों में वाला तासुर मजीद मजबूत हो रहा है? यही वो सवाल है जो इस कानून की मंजूरी के बाद सियासी हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक ज़ेर बहस है। इस पर हम जवाबदही चाहेंगे। सबसे पहले शो में शिरकत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल आफरीदी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर शो में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खादिम यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर शिरकत करने के लिए। इकबाल आफरीदी साहब, ये जुमला तो हॉन्ट कर रहा है, कप्तान जेल में और सारे कप्तान के खिलाड़ी मजों में। देखो, सबसे पहले तो सवाल मेरा ये बनता है कि मुल्क की हालात में जो पूरे पाकिस्तानियों की सर शर्म से झुके हुए हैं, और 2-3 चीजें जो बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि अगर टॉक शो इसी हवाले से हो तो मैं इसका फायदा आवाम को होगा, इस मुल्क को होगा। पहली बात तो ये है कि अगर इमरान जेल में है तो एक कानून तो मौजूद है कि उनकी मुलाकात जेल मैनुअल और अदलिया की जजमेंट की रोशनी में उससे मुलाकात होती तो मैं समझता हूँ कि इतना डाउट ना होता कि उधर जेल की बातें हो रही है और इधर मजों की बातें हो रही है। किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसी कानून अभी तक मेरे ख्याल में, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा कि जिससे। और एक चीज मैं वाजे करूं कि इमरान खान की नैरेटिव, विजन, नजरिया और तहरीक इंसाफ की मंशूर में कभी भी किसी पार्लियामेंटेरियन, हम पे तो इमरान खान ने कारोबार पे भी पाबंदी लगाई थी। उन्होंने हमारे तनख्वाहों से इस मुल्क के खजाने के लिए कटौती की है। उन्होंने इन तमाम राहत को अक्सर मुस्तरद किया था, हालांकि लोगों की डिमांड थी उस वक्त भी कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें कम है, सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना इसके ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मंशूर में न तो तनख्वाह लेने की न ही मराहत की जिक्र है, वो तो हम वॉलंटियर लिए करते थे। लेकिन सवाल ये है कि एक जेल मैनुअल के मुताबिक और अदलिया की जजमेंट के मुताबिक अगर ये इमरान खान की मुलाकातें करते तो क्या नौबत इस वक्त यहाँ तक आती? दूसरी बात ये कि आप देखें कि सवाल तो ये भी है कि निकाह और इद्दत पे जो बातें हुई और मीडिया ने इस पे शोर मचाया और पूरे मीडिया ने इमरान खान की ट्रायल की, लेकिन आज डार की जो नवासे ने जो कुछ किया, वहाँ पे सरकारी दफातर इस्तेमाल हुए और वहाँ से जो खवातीन लाए गए और उसके साथ जो हुआ, तो पूरे पाकिस्तानियों की सर शर्म से झुकी हुई है, पाकिस्तान की वकार मजरू हुई है। पाकिस्तान की तमाम कबीलों, कौमों और रहने वालों का एक ही मुतालबा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उनको सजा दी जाए। तो क्या आज की मौजू का
یہ ٹاپک میرے خیال میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو پاکستان کی وقار کو مجروح کرنے والی باتیں ہیں، جو سرکاری دفاتر ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو شریعت بھی درست نہیں ہے، اور پاکستانیوں کی جو عزت اس سے مجروح ہوتی ہے، وہ چیزیں تو پاکستان میں سر عام ہوتی ہے۔ عدلیہ کو یہ مانتی نہیں ہے، قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، آئین مانتے نہیں ہے، جیل میں بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، قائدین کی ملاقاتیں۔ لیکن اگر آپ مراعات کی باتیں کریں تو اس سے پہلے قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا اور وہاں پہ 1,70,000 سے تنخواہ 5,21,000 تک بڑھائی گئی، اور مراعات جو وہاں پہ لیے کفایت شاری کی باتیں ہوئی، 21 ارب کی جو جہازیں خریدی گئی وہاں پہ جو آفریدی صاحب معذرت کے ساتھ میں یہاں پر کوئی مقابلے بازی کی فضا قائم نہیں کری کہ وہاں یہ ہو گیا تو یہاں یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے خان صاحب نے تو میڈیا کی آزادی کی بات بھی کی تھی، آپ نے میڈیا نمائندگان کی اسپیکر صاحب کی اجازت کے بغیر داخلے پر پابندی لگا دی۔ سر وہ تو آزاد میڈیا کے قائل تھے، پھر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا نمائندگان کو چائے بسکٹ تک نہیں پوچھتے تھے، وہ تو آسٹیرٹی کی اس لمٹ کو کراس بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آپ اس کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ اسمبلی میں جو بزنس ہوتا ہے قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ جو پکا بل پاس یہ کروا چکے ہیں، اور وہاں پہ جو نمائندگان جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اور وہ بیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہاں پہ رپورٹنگ نہیں ہوتی، وہاں پہ وہ کیمرہ استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پہ اسمبلی بزنس کی جو خبر ڈی جی دیتے ہیں وہی ریلیز کو، وہاں تو سول مارشل ہے، وہاں پہ تو کسی چیز کی اجازت، وہاں پہ تو اسپیچ وہ ٹی وی پہ نہیں چلاتے۔ تو دیکھیں ملک میں تو پستائی ہے تو ظلم ہے۔ آپ صوبائی حکومت کی باتیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت کی وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی ملاقات خان سے کرواتے ہیں کیا؟ ان کو سڑکوں پہ روکتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، ان کو ایک سپاہی راستے میں کھڑے ہو کہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو روکتے، تو کیا پاکستان کی آئین اس کی اجازت دیتے ہیں اس سپاہی کو جو گورنمنٹ سرونٹ ہے؟ تو لہذا ملک میں تو کوئی کہیں پہ کوئی قانون مجھے نظر نہیں آ رہے، یہاں پہ تو سول مارشل ہے۔ ابھی تک آفریدی صاحب نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں لیتی ہوں آپ سے۔ پہلے میں خادم صاحب سے پوچھ لوں کہ خادم صاحب اپوزیشن نے بھی اس بل کی کوئی مخالفت نہیں کی، ان مراحت کی کوئی مخالفت نہیں کی اور یہ آسانی سے پاس ہو گیا، مطلب آپ بھی ساتھ ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ہمیں بھی ملے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی کی جو نیریٹو ہوتا نا وہ یہ تھا کہ ہم 90 دن میں تبدیلی لے کے آئیں گے، یہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اس کو ہم ختم کر کے لائبریری بنا دیں گے، گورنر ہاؤس کو جو ہے جس دن عمران خان حلف لیں گے اس کو بلڈوز کر دیں گے، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یونیورسٹی بنے گی، اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کے مراحت ختم ہو جائیں گے، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سبق ہمیں پچھلے جو ہے 1996 سے اب تک تقریباً یہ 30 سال سے یہ پڑھاتے رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے مراحت ختم کرنے ہیں، ہم نے جو ہے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے یہ دیکھیں ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہے وہ اربپتی کرپتی بن گئے، اور وہ کون سے اربپتی کرپتی بن گئے؟ ان کا ترکان ہے، ان کا قصاب ہے، ان کا جولا ہے، ان کا جو لوہار ہے، یعنی جو بھی آپ ایک تو یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے اور جاہل ہے سارے، ان میں جو ہے کوئی پروفیسر نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی لائر نہیں ہے، سارے جو ہے جاہل ہے۔ لوگوں نے ان کو ہم پہ مسلط کیا ہے، پچھلے 13 سال میں ان میں خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب آپ نے خود ان کا سنا ہوگا کہ ان کا یہ کہتے تھے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم نے روڈز بنانے، ہم نے انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہمیں ووٹ نہیں دیے۔ یہ لوگ، یہ میں پی ٹی آئی والوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے نہ کوئی پروفیسر ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی لیکچرر ہے، یہ تو سارے جاہلوں کا قصاب ترکان جو ہے لوگوں پہ پختون نے ہم پہ مسلط کیے ہیں۔ اچھا انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی ہم نے عمران خان کو جو ہے رہا کرانا ہے، یہ خود کہتے تھے کہ ہمیں ووٹ اس لیے ملا ہے کہ ہم نے روڈ نہیں بنانے، ہم نے انفراسٹرکچر بہتر نہیں کرنا، ہم نے روزگار کے مواقع نہیں پیدا کرنے، امن ہم نے نہیں لے کے آنا، ہم نے یونیورسٹی نہیں بنانی، ہم نے عمران خان کو جو ہے رہا کرنا ہے۔ تو عمران خان کی جو رہائی کی کاز پہ آپ کو ووٹ ملا ہے، اس کاز کے بجائے آپ جو ہے مراحت لے رہے ہو، اور مراحت ایسے لے رہے ہو جیسے یہ کام جو ہے یہ تو نہ پیپل پارٹی والے کر سکتے ہیں، ہم تو جی خادم صاحب۔ اچھا اقبال آفریدی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے خادم یوسف زئی صاحب کی، ایک تو ان کے سوال۔ اچھا ایک میں گزارش کرتا چلو، دیکھو میں نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے اتنے بے شرم اتنے بے حیا لوگ نہیں دیکھے جتنے مسلم لیگ نون میں ہے۔
ये वो लोग हैं जो खुद जब ये है वो कि काम सारे कर जाते हैं पाबंदी लगा रहे हैं। जी जी, जो काम किसी ने आज तक नहीं किया। मैंने आप मेरी इकबाल भाई बात की- की, आप सुने पहले, जब आपकी बारी आएगी तो हम एक सुन मिनट लेंगे। खादिम साहब, इकबाल साहब को कंप्लीट करना है, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। उन्होंने जाहिल की बात की। देखो, सियासत के लिए जो क्राइटेरिया है, जो देखे, मुशर्रफ ने लाइट एंड मॉडरेशन की बात की और पूरे असेंबली को तालीम याफ्ता लोगों से भर दिया, लेकिन मुझे बताया कि उस दौर में कौन सा ऐसा कानून पास हुआ, कौन सी लेजिस्लेशन हुई जिससे इस मुल्क को फायदा पहुंचा। उन्होंने वही किया जो अमेरिका ने उनको हुक्म दी। लिहाजा मेरे पार्टी में प्रोफेसर भी है, मेरे पार्टी में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह नहीं है, लेकिन इनसे मैं एक सवाल करता हूं कि ये जो बातें करते हैं, अमल की जरूरत है। अमल कैसे आएगा? जैसे आप देखें कि इनकी पार्टी के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, आप देखें कि 5,300 अरब की, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक और IMF वाले कह रहे कि इन्होंने करप्शन की है। अच्छा। क्या इस पे बात करने के लिए तैयार है? इन्होंने जो अब डार फैमिली और शरीफ फैमिली ने जो औरतों के साथ किया, क्या पाकिस्तानियों का सर शर्म से नहीं झुकाया? क्या पाकिस्तान का वकार नहीं मजरू किया? मुझे ये बताए कि इन्होंने जो या भी ये एस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठे हैं और ये जिस तरह अवाम की तौहीन, उनकी वोट की तौहीन, उन पे जो बम बरसा रहे हैं महंगाई की, तो मुझे बताए कि कौन से जो ये नारे लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, तो मुझे बताए कि ये तो वो लोग पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा हो गया? आफरीदी साहब का सवाल है कि अगर आपकी जमात में ही सारे पढ़े लिखे, इनकी जमात में नहीं है, तो उस पढ़े लिखे होने का, उस तालीम का, उस शऊर का, ये बताइए कि जो इन्होंने अब तक किया है, ये मुझे बताए कि पढ़े लिखे लोग क्या ये फरिश्ते बन जाते हैं? क्या इनकी जो करप्शन है वो सबने नहीं देखा? क्या इनकी जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो मालूम है ये सारे, मैं असेंबली में बैठता हूँ इसके साथ, ये मैं दावे से कहता हूँ कि इसमें एक सिंसियर लोग, ये सारे करप्ट, 2 नंबर थर्ड क्लास और रिश्वतखोर लोग हैं सारे। जी 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 जी, यूसुफ सही साहब। अच्छा, मैं इनकी बात तो मैं नहीं बोला, अब ये फिर बोले, लेकिन मैं अभी जो बात करूंगा इसको जो है बहुत बुरी लगेगी। ये दूसरी मर्तबा है इकबाल भाई का, और ये जो है ये बताए ना, मैं तो ये बता सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो हमने बाड़ा से तिरा तक रोड बनाया, हमने मैदान में तीरा में खेलों की मैदान ये बनाया। सारे झूठ है ना, झूठ पे बंदा किस खामोश है? मैंने इसको बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, मेरे दौर में बनाया, मैंने इस चीज की तारीफ की है। हमने जमरोद में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया, हमने जो है वहाँ पे 12 डिग्री कॉलेजेस, स्कूल्स बनाए। मुझे और आप मुझे सब कंप्लीट करने के फिर आप जवाब दे दीजिएगा। कि आप देखें, आप वहाँ पे अलहाज शाजी गुल MNA था हमारा मुस्लिम लीग नून का, उनके मैं आपको हजारों काम बता सकता हूँ कि उन्हें सैकड़ों काम बता सकता हूँ। ये मुझे एक काम बता दे, दूसरा इसका ना कोई काम है। बाड़ा जो रोड है, जो पेशावर से बाड़ा रोड जाता है, पिछले ये कितने अरसों से जो है 10 साल से जो है वो रोड खराब है, ये एक रोड नहीं बना सकता। और इनकी बातें सुने कि जी प्लाना जायल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मलम जब्बा स्कैंडल है, कोई एक स्कैंडल वफाक का जो है दिखा दो, जो BRT स्कैंडल है वो इस तरह का कोई स्कैंडल बता दो। ये तो इतने चोर है, इतने करप्ट है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोहिस्तान में 41 अरब रुपए की इन्होंने डकैती की। ये तो डाकू है। इन्होंने इमरान खान, वो जो कहते हैं ना कि जी उन्होंने हमारे कारोबार पे पाबंदी लगाई थी, अब्दुल रज़ाक दाऊद था, उसको जो है ममन का टेका दिया था। उन्हें जहांगीर तरीन को मानसेरा में जो माइंस का टेका चाइनीज से कैंसिल करके उनको दिया। अपने दोस्त को जो है जो सैमसंग कंपनी का मालिक था, उसको मलम जब्बा का टेका दे दिया। BRT का जो टेका था वो एक ऐसे कंपनी को दी जिसको जो है बैन किया गया था, जिसपे पाबंदी लगी थी। वो उनका दोस्त था, उसको जो 130 अरब रुपए। 4 मेट्रो बनी है मुल्तान, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद की, वो बनी है 90 अरब रुपए में। इन्होंने एक BRT जो है 130 अरब रुपए की बनाई है, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई है BRT में। अच्छा, इन्होंने देखो, इनको जो है 8,800 अरब रुपए दिए गए पिछले 13 साल में। 8,800 अरब रुपए, ये मुझे बताया ना इन्होंने 8,800 अरब रुपए कहां पे खर्च किए। इनके डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन नहीं है। इनके डिस्ट्रिक्ट में जो है पुलिस जो है जो
पुलिस जो हम कह रहे थे कि वेल इक्विप्ड होगी, जी। वो पुलिस जो है जिसको जो है उनके पास अच्छा असला होगा, उनको जो है हम देंगे ऐसे गाड़ियां जो जहाँ पे वो बम प्रूफ हो, वो गाड़ियां नहीं दी। पुलिसिंग ये नहीं कर सके। जो हम कह रहे थे कि 3000 जो है पुलिस नहीं भर्ती करेंगे, CTD बनाएंगे, ये जो है खैबर में ये बना सके। खैबर में आपको पता है कि जी वहां पे तालिबान फिर रहे हैं, और ये जो है तालिबान के हमदर्द है, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। जब सिक्योरिटी एजेंसी जो है उन पे ऑपरेशन करते हैं, तो ये इकबाल अफरीदी और सुहेल और उसका जो है अब्दुल गनी अफरीदी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। अच्छा। मतलब ये इस इलाके में बदअमनी ये चाहते हैं, इस इलाके में ये करप्शन जो है इनका तो आप रिकॉर्ड देखें ना। आप ये क्यों चाहते हैं कि ब्लू पासपोर्ट इनको मिले? कि ब्लू ताकि पासपोर्ट क्यों चाहिए? इकबाल अफरीदी के बेटे के जैसे ये सारे जो इनके बेटे बाहर चले जाए, अच्छा, और यूसुफ ज़ई साहब, आम आदमी वो इमरान खान के लिए बाहर निकले। यूसुफ इनके ज़ई साहब, बेटे जो है इटली में सफर करे, इटली में मजे करे, यहाँ पे जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करे, वहाँ पे उनको पैसे भेज दे, और वो बच्चे जो है वो वहाँ से बारात हासिल करे। अच्छा, यूसुफ ज़ई साहब, आफरीदी साहब से सवाल पूछने दें कि ब्लू पासपोर्ट क्यों चाहिए, क्यों लाजमी है ब्लू पासपोर्ट ताकि इनके बेटे की तरह इटली चले जाए। अच्छा, उनको जवाब देने मेरी दें बात का कामे किसके पास है, पूरी बात मेरी सुनिए। कामे किसके पास है, कतरी किसका दोस्त है, किसका यार है। आप फिर जाए कि सलार के कदमों में बैठने वाला कौन सा वजीर आजम है। दूसरी बात, लोहार, एक लोहार जो वहां पे सरिया वो बनाता है, और खुद ही जो है ना वो जो घोड़े होते हैं उसकी जो नाल लगाने वाला होता है, और वो सरमाएदार उसकी जो प्लेटें और उसकी जो घर वहां पे लंदन और अमेरिका में है, ये कहाँ से आए? बाकी रही तालिबान की सरहदों की किसकी जिम्मेदारी है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। हम स्ट्रीट क्राइम, ये हमारी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये आप फ्लोर ऑफ द हाउस, आपके तलाल, आपके जो सारे मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हम ऑपरेशन करके रहेंगे, लिहाजा हमारी तो वहां पे जिम्मेदारी नहीं है। फेंसिंग आप लोगों ने और हम सब पाकिस्तानियों ने वहां पे पैसा दे के बनाया है। तालिबान जो है ना वहां पे आते हैं, इनके साथ गठजोड़ करके हमारे घरों पे हमले करते हैं, लिहाजा हम बचाते नहीं है, हम आवाम बचाने वाले लोग हैं। लिहाजा ऑपरेशन की बात की आपने, ऑपरेशन पे वहां पे अगर आप देखें तो हम तो कहते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन हो। तिरा में इन्होंने ऑपरेशन शुरू की, तकरीबन 4 महीने हुए, वहां से लोगों को डिस्प्लेस किया, एक पाई नहीं दी। यहाँ पे सूबाई हुकूमत उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहां पे अब तक एक हमला नहीं हुआ। जहां पे 200 लोग की आबादी थी, वहां पे 400 वहां पे मजदूर लगे हुए हैं, और वहां पे कंपाउंड बना रहे हैं, वहां पे मादनियातों के लिए रोड वहां पे बना रहे हैं। वह हजारों मजदूरों पे कोई हमला नहीं होता, लेकिन हमारे घरों पे ये मिसाइल फायर करते थे, हमारे खवातीन और हमारे बहनों पे ये मिसाइल फायर करते थे। लिहाजा ये मेरे ख्याल में इक़्तिदार के नशे में ये पागल हो गए हैं। ये मुल्क हमारा है। क्या हुआ अगर आप लोगों ने पारम 47 के जरिए हमसे हुकूमत छीन ली? ये मुल्क हमारा भी है, इसके लिए हम करते रहेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी, और साथ जो है ना हम आवामी जो राब्ता मुहिम में सड़कों पे भी आएंगे। इनसे मैं सवाल करता हूँ कि क्या पाकिस्तान में अगर कानून है तो बहनों की मुलाकात क्यों नहीं होती है? अगर पाकिस्तान में कोई कानून है इनकी हुकूमत में तो वहां पे इमरान खान का इलाज क्यों नहीं होता? अगर यहाँ पे कोई कानून है तो डार के नवासी क्यों नहीं पकड़े जाते, उनको सजा क्यों नहीं मिलती? तो लिहाजा इस मुल्क में जो है ना जारादारी है, आप लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस मुल्क में जो रही सही कसर है वो आप लोगों की करप्शन की वजह से, 2 नंबरिंग की वजह से वो भी खत्म हो रहा है। लिहाजा मैं वार्न करता हूं कि अवाम निकलेगा, अवाम आएंगे सड़कों पे तो आपकी चुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो आप लोग भी आएंगे ना? ब्लू पासपोर्ट तो नहीं चाहिए ना सर? ठीक है, मैं यूसुफ ज़ई साहब से पूछ लेती हूँ। मैं आपको बात करूं, देखो मैं जी मेरा बेटा गया है उधर, लेकिन यहाँ पे देखिए कि उन पे कितने केसेस बनाए गए, कितने बार छापे पड़े यहाँ पे। मेरा तो बेटा गया है, अभी इसाक डार को देखो, नायब वजीर आजम है, सरकारी जहाज लेके वहाँ पे गया था, एसाइलम के लिए वो एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे पनाह भी ली थी। यहाँ पे बहुत सारे जर्नल यहाँ से गए हैं, यहाँ से ब्यूरोक्रेट हजारों के हिसाब से गए हैं। तो मुझे बताए कि मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर एक मिनट वजाहत बाकी है,
मैं जो है ना इनको खुलेआम कहता हूं कि अगर मेरी बेटी ने कोई कानून की वायलेशन की, क्योंकि वो अकिल बालिग है 28 सर अब आपके बेटे की बात नहीं कर रहे ना, हम आपके बेटे की बात नहीं कर रहे, नहीं हम आपके बेटे की बात नहीं कर रहे ना, अब हम बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के ये जो लोग हैं असेंबली के, इनको क्यों चाहिए ब्लू पासपोर्ट? इसकी भी मैं वजाहत करूं। देखो इमरान खान की नजरिए, नेरेटिव, विजन और हमारे तहरीक इंसाफ के मंशूर में कहीं पे भी ये नहीं है कि कोई पार्लियामेंटेरियन कारोबार करे, कोई वहां पे जो है ना अपने लिए मराहत मांगे, कोई भी वहां पे। आप देखिए कि जब इमरान खान की मुलाकातें होती थी तो वे पाक में तो 5,21,000 तनख्वाह पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई तनख्वाह मजीद सेवा नहीं होगी, यही तनख्वाह होगी, अगर किसी ने करना है तो करे वरना रिजाइन करके घर चले जाए। इमरान खान से मेरी बात सुने, एक मुलाकात आप करवाए, एक मुलाकात करवाए, वहां से एक सूबाई हुकूमत के लिए पैगाम आ जाएगा, तो देखे इसमें आवाम का भी फायदा है, इसमें आप लोग जो एतराज करते हो ये भी खत्म हो जाएगा। क्या मुलाकात गुलभूषण यादव की होती थी, वहां पे प्रोटोकॉल मिलता था, और एक इमरान खान है जो साबिक वज़ीर की मुलाकात नहीं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये इतने डरपोक है कि इमरान की पिक्चर से डरने वाले लोग ये, उनके एक बयान से, एक स्टेटमेंट से ये डरने वाले लोग ये। अगर वाकई आप बहादुर हो तो करके दिखाओ एक मुलाकात, ताकि पता जाएगा फिर आपको कि क्या है इमरान चीज ही क्या है। यूसुफ ज़ई साहब, आप इतनी सख्तियां करते हैं तो फिर ब्लू पासपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है, आप इतनी सख्तियां क्यों करते हैं? मुलाकातें भी नहीं कराते हैं आप लोग? अच्छा, मुलाकात के लिए जो है ना कोई मजमा या कोई जुलूस नहीं लेके जाने पड़ते, इनकी बहनें जो है वो अगर संजीदा है तो उसके लिए जो एक तरीकाकार होता है। किसी अडियाला जेल में हर हफ्ता जो है वो कोई मुजाहरे और ये लोगों को जो है जत्ते लेके जो है ना कोई मुलाकात नहीं करते, वो संजीदा ही नहीं है। अगर वो करना चाहते हैं ना तो वो अकेली जो है बहनें चली जाए उधर, हो सकता है। मैं आपको अब मैं इसका जवाब देता हूँ। ये मेरा भाई जो है कहता है खैबर जो राइफल्स है उसका कमांडर है कर्नल हसन, ये कहते हैं जी फौजी महफूज है। कर्नल हसन शहीद होता है और वो इतना खूबसूरत जवान था, उसके साथ एक लेफ्टिनेंट उससे खबर जो है लेफ्टिनेंट उजैर था, एक बहुत खूबसूरत 21 साल का जवान, वो शहीद होता है। आपने वो सुना होगा कि जो हमारे FC के जवान हैं वो उनके सर कटे हुए लाश जो है वो उनके जो दूसरे जवान हैं वो खच्चरों पे लेके आ रहे थे, वो इकबाल अफरीदी को नजर नहीं आते, वो इनको जो है कर्नल हसन की शहादत नजर नहीं आती। पूरे का एक कमांडर हमारे बेटे। अच्छा, आप देखिए, मैं आपकी बातों में नहीं बोला, यही तो आप लोगों की मसला है ना। जी बात ये है कि आपको जो फौजी जवानों की कुर्बानियां नजर नहीं आती। इस वार एंड टेरर में 2 मेजर जनरल, इसमें 18 जो है ब्रिगेडियर, 71 कर्नेल और 600 से ज्यादा मेजर और कप्तान शहीद हुए हैं। और ये लोग जो है नैरेटिव बनाते हैं फौज के खिलाफ। 11,000 सिपाही ने शहादतें जो है वो की, और इनको पता है कि मंगलबाग कौन था, यहाँ पे जो है ये जो वो दहशतगर्दी कौन कर रहे थे, सारे सबका पता है। लेकिन इन्होंने इल्जाम किस पे लगाना है? इन्होंने इल्जाम लगाना है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जो अभी भी कुर्बानियां दे रही। ये महफूज है मस्जिद में, ये मार्केट में महफूज है, इस पे हमला नहीं होता, लेकिन मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे हमले होते हैं। अच्छा, ये कहता है कि जी इसाक डार साहब का जो नवासा है अली रजा डार, अच्छा ये हमारी हुकूमत का कमाल है कि मरियम नवाज ने उसमें जो है ये नहीं होने दिया कि उनकी बहन जो है उनके ससुराल है, उन्हें सबको गिरफ्तार किया। और ये मेरिट की सबसे बड़ी बालादस्ती है, सबको जो है कानून के तहत जो है उनके साथ सलूक होगा। और ये इस तरह नहीं है कि यहाँ पे जो है जो इनके अपने लोग हैं लाडले, वो जो है वो उनको जो है पनाह दी जाएगी, ये पनाह नहीं दी जाएगी। इनके हाथ तो सारे मफरूर उधर बैठे हुए पंजाब के, सारे जो है खैबर पख्तूनख्वा में, और आपको पता है कि वो लोग जो है फिर गिरफ्तार होते रहे। अच्छा, ये मेरे भाई कहते हैं कि जी वो हमारे कारोबारों पे पाबंदी लगाई है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक तरकान था मर्दान में, वो मर्दान के नवाबों की जायदादें खरीद रहा है। स्वात में एक खसाब है, इसने क़यामत के दिन क्या जवाब देना है अल्लाह को। वो खसाब जो है वाली स्वात, जो वहां के रियासत के बादशाह थे, उनके जायदादें वो खरीद रहे हैं, उनके पास अरबों रुपए आ गए।
खरबों रुपए के मालिक बन गए ये लोग। आप जो है आपको देखें वो जो साबिक स्पीकर था असद कैसर, वो 35 कनाल का मालिक बन गया उसमें बनीगाला में। इनके एक जो एमपीएज है वो एक एमपीए जो है इनका बनीगाला में 200 कनाल का मालिक बना है। इनके पास साइकिल नहीं थी, वो अरबपति बन गए। और इन्होंने ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये चोरी नहीं करते पीटीआई वाले, ये डकैतियां मारते हैं। और डकैतियां ऐसे मार रहे हैं कि इन्होंने खैबर पुख्तनख्वा को 13 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। मैं पेशावर शहर में आपको बताता हूँ, पेशावर शहर में इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया, मिडिल स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया। इन्होंने पेशावर शहर में, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। 13 साल में खैबर पुख्तनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर में एक अस्पताल नहीं बनाया। इन्होंने इसके डिस्ट्रिक्ट में खैबर में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। ये लोग जो है इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और पुख्तून नौजवानों को जो है ये इस बात पे इन्होंने पिछले दफा जो 2024 के इलेक्शन में लोगों को क्या कहा था कि हमने एब्सोल्युटली नॉट जो है कहा है, हमने अमेरिकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया है। और फिर क्या हुआ, वो जो एब्सोल्युटली नारे के नारे पे इन्होंने यहाँ के एमएनएस को, सारे एमएनएस को जो है गद्दार डिक्लेयर किया था। वो कासिम सूर्याज के तरह अमेरिका में पनाह लिया हुआ है। ये जो है अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं और जो यहूद के वहां पे बेरोजगार है वो इनके सपोर्टर है। अच्छा, ये बार बार कह रहे हैं कि जी इसने पूरे मुल्क की जो है वो बदनामी हुई है। जो रोजादार वाले उस पे जो खवातीन है वो हुकूमत ही उससे मुतमईन है। लेकिन बदनामी ये होती है कि अमेरिकन जो एक अदालत है वो कहे कि आप जो है आर्टिकल 61-62 के तहत नाअहल है और आप एक नाजायज बेटी के बाप है, इससे बदनामी होती है। अच्छा, इससे बदनामी नहीं होती कि आप जो है बंदे को गिरफ्तार कर ले। अच्छा, यूसुफ ज़ई साहब, बदनामी जो है बदनामी इससे होती है कि आप इस मुल्क में झूठ बोले, लोगों को कहे खुद जो है सीपेक रोक दे, चीन के जो गेम चेंजर मंसूबा है वो रोक दे। आप जो है ताकोर से एक इंच आगे नहीं बढ़ने दे। आप जो है 1 इंच हटला से जी खान जो मोटरवे बन रही है वो आगे नहीं बढ़ने दे। सक्कर से जो आगे मोटरवे बन रही है वो आगे नहीं बढ़ने दे। आप गवादर पे काम रोक दे और फिर कहे लोगों को झूठ बोले कि मैंने अमेरिकन को कहा है कि गुलामी नामंजूर। ऐसे झूठे से जो है मुल्क की बदनामी होती है। हमने तो इस मुल्क का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में सफारती महाज पे। हमने पिछले साल फतेह मुबीन हासिल की। ये हमें वो हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और 150 साल बाद मुसलमानों को फतह मिली, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मुसलमानों का पहला एटमी कुव्वत बना तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून तो आती है तो इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोलते हैं और हम जो है मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हर जगह जो है पाकिस्तान का नाम रोशन है। पाकिस्तान के सबज पाकिस्तान के सबज झंडे का नाम रोशन है। और ये इकबाल अफरीदी साहब जो है ये कफन बांध के आए थे ना 24 नवंबर को, ये 2024 को, ये 2025 को फिर आए ना जरा, ये आए थे वो उधर। मैं कल भी गया था, क्यों मैं कल भी एक जुलूस लेके गया था, कल भी मैं जुलूस लेके गया था, एक नहीं हजारों लोग काम करे ना जरा। अच्छा, इंतशार की सियासत नहीं चलेगी और आप लोग जो है लोग ये देखो क़यामत के दिन भी जवाब देना है। क्या आप लोगों ने लोगों को कहा था कि हमने वीआईपी कल्चर का खात्मा करना है, हमने 90 दिन में तब्दीली लेके आनी है, और आप लोग जो है वो किस चक्कर में पड़ गए हो? क्या आप मराद दे रहे हो? बहुत हो गया। आफरीदी साहब को भी थोड़ा वक्त दे दे। यूसुफ ज़ई साहब, आफरीदी साहब जी फरमाइएगा। सर, एक तो आपने पेशावर में कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल नहीं बनाया खैबर में अभी तक, और बाकी सारे सवाल भी आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि इनके आंखों पे शायद ये 20 बेटी है तो इसलिए इनको नजर नहीं आ रही है ना जी। ये पेशावर की आप सूरत हाल देखिए, यहाँ पे कोई सड़क नहीं थी, यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था। हमने पहले स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल थे उसको जो है ना रेनोवेट के वहाँ पे तकरीबन 3-3, 4-4 कमरे बनाए। अच्छा। अभी सैकड़ों की हिसाब से स्कूल भी बने हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटियां भी बनी। तो अलहदा ये सूबाई मैटर है, इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन दो चीजों की मैं वजाहत करूँ, आप सुने जरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तमाम लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के साहबियों से लेकर वकला और जजों तक और पार्टियों तक, उन्होंने खुलेआम कहा है कि जहां पे करप्शन होती हो
जहां पे करप्शन हो रही हो, जिसने करप्शन देखी हो, उसके पास कोई सबूत हो तो फौरी तौर पर मेरे पास आए और वो सबूत पेश करे ताकि हम उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें। लिहाजा अब तक ये खामोश क्यों बैठे हैं? जाके ना मैं उसको ले जाता हूँ सीएम के पास। एक बात सुन लिया करो, बात सुन लिया करो। अच्छा मुकम्मल कर लेना यूसुफ साहब, आपने इतनी लंबी बात की, अफरीदी साहब ने इंटरप्ट नहीं किया ना, आप उनको बात मुकम्मल देख फिर मैं आपको दूसरी बड़ी अहम बात है, बहुत बड़ी बहुत जरूरी बात है, मैं इसकी वजाहत इसलिए करना चाहता हूं कि ताकि इनको भी पता चल सके कि हम चाहते क्या है। सबसे पहले ये वर्दी जो ये पहनते हैं हमारे जनरल, कर्नल, मेजर, ये सब, ये वर्दी मेरे स्टेट की है, इस पे मेरे सर, माल, मेरे बच्चे सब कुर्बान हो, ये मेरी स्टेट की वर्दी है, इस पे मैं मर मरने को तैयार हूं। लेकिन पहने वाला वो शो करेगा कि वो कितना आईन और कानून के साथ मुखलिस है, उसका किरदार आईन के मुताबिक है कि नहीं। अगर है मैं सल्यूट पेश करूंगा, अगर नहीं तो मैं उनके खिलाफ हर महाज पे, हर फोरम पे आवाज उठाऊंगा कि ये आईन और कानून की वायलेशन करता है। लिहाजा एक ये फौज भी मेरी है, ये वर्दी भी मेरी है और ये गन भी हमने दिया हुआ है, लिहाजा हम इसको फाउंडेशन समझते हैं। लेकिन कानून की वायलेशन करने वाला, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वो कौमी मुजरिम है। एक इसकी वजाहत में ये मेरी पार्टी का नेरेटिव है। लिहाजा दूसरी बात, ये तो सिर्फ डिंगे मारते हैं कि यहाँ पे अस्पताल ही नहीं है, तो मुझे बताए कि इलाज के लिए बाहर कौन जाता है? और हुकूमत, ये पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इनके पास हुकूमत रही है, क्या ये अपने लिए एक अस्पताल भी नहीं बना सके कि यहाँ पे इलाज कर सके? ये वो जुटे हैं जिन्होंने आवाम को धोखा दिया। और ये जब कहते थे कि हम ये जरदारी को इन सड़कों पे घसीट के लाएंगे, वो कहाँ गए? वो जरदारी तो अभी बाई बना हुआ है। इन्होंने बारी बारी इस मुल्क को लूटा है और हम ये समझते हैं कि आज भी वजीर आजम इमरान खान अगर सियासत में नहीं है तो ये फिर कुत्तों की तरह एक दूसरे पे भूकेंगे और आवाम को धोखा देंगे। लिहाजा ये सारे झूठे 2 नंबर वो इस मुल्क को मकरूज बनाने और इस मुल्क का वकार मजरू करने और इस आवाम को धोखा देने वाले लोग हैं। लिहाजा मैं गिन गिन के बताता हूँ कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए क्या किया। अगर इमरान खान इनकी तरह कदमों में बैठने वाला बंदा होता तो आज भी इनकी हुकूमत होती। उन्होंने 5 हुकूमतें कुर्बान की, बल्कि 5 हुकूमतें कुर्बान, मेरी बात सुने, उसकी 5 हुकूमत उन्होंने कुर्बान की, खुद जेल चला गया। लेकिन उनकी 2 बातें अब भी गर्दिश कर रही है पूरे पाकिस्तान में कि हम इस मुल्क को की आजादी दिलाएंगे। ये कि बाहर से डिक्टेशन जो लेते हैं ये बिल्कुल सरासर इस मुल्क के खिलाफ है। और दूसरे आईन और कानून की हुक्मरानी, ये इसके लिए जेल में पड़ा है, वो अपने कुर्सी के लिए नहीं है। लिहाजा ये मैं इनसे पूछता हूँ कि असेंबली जो पारम 47 के वजह से जरिए वहां पे भर दिया गया है, तो मुझे बताए कि वहां टाउट के जरिए जो वहां लेजिस्लेशन होती है 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, और वहां पे अदल याको मफलूज बनाया, इंतजामिया को ये डायरेक्शन देते हैं, वहां पे जो कानून के मुताबिक कोई भी मुजरिम और बेगुनाह को ट्रीट करते हैं उसको पस मंजर से गायब कर देते हैं, उनको गिरफ्तार करके या सस्पेंड करवा देते हैं। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, मेरी बात सुने, ये जो पाकिस्तान में हो रहा, खुदा की कसम न जंगलों में है न किसी दुनिया की दूसरे हिस्से में है। यहाँ पे सिविल मार्शल है, आईन मुअत्तल है, यहाँ पे असेंबली जो पार्लियामेंट है वो यरगमाल है, इंतजामिया को यरगमाल बना दिया है, इंतजामिया को ये डायरेक्शन देते हैं। मुझे बताइए कि किसी जाती फेल से ये यहाँ पे महंगाई नहीं आती। इमरान खान के खिलाफ ये बोले कि यहाँ पे 150 रुपए लीटर पेट्रोल है, अभी 400-500 तक किए गए। वहां बैरल की कीमत भी उस वक्त कोरोना के वक्त वहां पे ज्यादा था, अभी कम है। लिहाजा ये क्यों ये बम गिरा रहे पेट्रोल और डीजल के, ये क्यों महंगाई ला रहे हैं? लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ वहां पे बोर्ड को पॉलिश करने और उसके जरिए पारम 47 की असेंबली का जो वाहिद रास्ता बचा है, आवाम की फिक्र नहीं है इनके पास। लिहाजा ये सारे जो है ना ये करप्ट 2 नंबर वो इस मुल्क के गद्दार है। वो मैं वादा करता हूं जब हमारी हुकूमत आएगी एक एक चीज का हिसाब होगा।
करे ऐसा हो, एक एक करप्ट बंदे का हिसाब हो, एक एक सिफारिशी का हिसाब हो, एक एक लूटने वाले का हिसाब हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो। फरा गोगी की तरह नहीं हो, पंजाब के बुज़ार की तरह नहीं हो कि लूटने वाले मुल्क से बाहर जाके बैठ जाए। अल्लाह करे कि जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी हो। यूसुफजई साहब का मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। एक मिनट यूसुफजई साहब का क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी क्योंकि वक्त खत्म हो गया। यूसुफजई साहब, असल में ये है कि इमरान खान जो है ना एक झूठा है और वो एस्टेब्लिश झूठा साबित हुआ। उन्होंने कहा लोगों को कि 1 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। उन्होंने कहा देखो मैं इसकी बात में नहीं बोला, ये जो है देखो ये अच्छा तरीका नहीं है। मैंने आपके लीडर ने कहा लोगों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस को जो है मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे। आप दोस्तियां वहाँ पे दोस्तियां कर रहे हो, एक साथ बैठते हो। अच्छा, एक सदर ममलिकत तो दूसरा वज़ीर आज़म बन गए हैं। आफरीदी साहब आज सारी बातें नहीं करनी हमने। आफरीदी साहब आज ही सारी बातें नहीं करनी। अब यूसुफजई साहब को क्लोजिंग रिमार्क्स देने दे प्लीज। वक्त भी देखिए। साहब सबसे बड़ा झूठा इंसान है, मुझे पता है इनका, इनकी करतूतों का पता है। और मैं जानता हूँ एक बंदे को जाती तौर पे कोई जानता हूँ, उसका एक दोस्त मेरे साथ अब भी बैठा है, वो मुझे लिख के देता है कि इनसे ये पूछो। मेरा ज़मीर मलामत करता है कि मैं इनसे वो बात पूछूं, लिहाजा मुझे हया आती है लोगों से। नहीं आप पूछ ले मुझसे पूछ ले। मेरा ज़मीर जो है वो बैठा है, उसने कागज लिखा है, मुझे दिया है। और अगर मैंने पूछ लिया तो क़यामत आ जाएगी। नहीं पूछ ले आप, बिल्कुल पूछ ले। यूसुफजई साहब आफरीदी है, कोई एरा गैरा कोई ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं है। उसके साथ हर बंदे के लिए ताक में रखी हुई एक चीज होती है। आप आराम से बैठे, एक उसूल नहीं आप बताएं ना, आप मेरे मुताबिक जो कुछ कहना चाहते हैं बताएं। पे चले, आप किसी पे बजाय इल्जाम, गलत इल्जामात, प्रोपेगंडे ना करें। आपकी हुकूमत की लोग जानते हैं, हमने तो 3.5 साल हुकूमत की। आप लोगों ने तो आजादी से लेकर अब तक हुकूमत की है। मुझे बताएं कि आप लोगों ने डिलीवर किया क्या? हमारे खिलाफ प्रोपेगंडे किए और अभी वही पेट्रोल आपके जो है आपके उसमें आपके जो डिस्ट्रिक्ट है ना खैबर में, इसमें 2 मरतबा मैं वज़ीर आज़म को लेके आया था। इसके डिस्ट्रिक्ट में आपके खैबर में मैंने पूरे फाटा का जो है वो स्पोर्ट फेस्टिवल कराया था। हमने यहाँ पे स्टेशन का किया था। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। खादिम यूसुफजई साहब बात कर रहे थे। इकबाल आफरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। और मेरा नहीं ख्याल कि आफरीदी साहब के पास कोई अच्छा जवाब था इस बात का कि ये जो भी मराद दी जा रही हैं अरकान को, इसके पीछे क्या रीज़न है। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।